नेक्स्ट आते हैं हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। इसका एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं, ना इससे बाहर का क्वेश्चन आए ना ही इससे बहुत ही छोटा क्वेश्चन आए। मतलब ऐसा क्वेश्चन कर लो कि भाई सारे क्वेश्चन मिक्स बैग में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले एक फ्लो चार्ट हमने बनाया, एक टेबल बनाया। फ्लो चार्ट पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने, हाँ बस ठीक है, तुम समझ गए, यू गॉट द मीनिंग। यहां पे हमने क्या किया, एक जो टेबल बनाया है उसके अंदर हमने लिखा कि यार प्रॉफिट्स जो हुए हैं वो 4 साल के हमने लिख लिए, यानी 2012, 2013, 14 एंड 15। अब हमने पहला एडजस्टमेंट ध्यान से देखा। पहले एडजस्टमेंट में हमने बोला यार कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो यार इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है, चलो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले तो मैंने ये पूरा का पूरा टेबल बनाया और प्रॉफिट्स 2012, 2013, 14 और 15 के हिसाब से लिख दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैंने देखा कि पहला एडजस्टमेंट क्या है। पहले एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला कि एक बहुत ही मेजर रिपेयर करवाया गया प्लांट का और उसको गलती से रेवेन्यू से चार्ज कर दिया गया, मतलब प्रॉफिट से चार्ज कर दिया गया। मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं, अगर आप कोई भी रिपेयर करवाते हो प्लांट का तो वो एसेट बन जाता है। वो एसेट बनता है, वो रेवेन्यू से चार्ज नहीं हो जाता है, क्योंकि वो डेली या डे टू डे एक्सपेंस नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंडिचर। आपने गलती की कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज कर दिया। 12,000 रुपए का वो इंटेंसिव प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था रिपेयर्स पे। अब आपने गलती तो कर दी, आपने उसे दिखा दिया कि भाई वो आपका खर्चा है, बल्कि वो आपका तो एसेट बिल्डअप हुआ यार, क्योंकि आपने रिपेयर करवाया है अपने प्लांट का। तो जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए, क्योंकि सन 2014 मार्च 31 की घटना है, साल के बिल्कुल एंड की घटना है, तो प्रॉफिट को वो हैम्पर कर रही थी यार, क्योंकि वो खर्चा था ही नहीं। आपने बिना बात के उसको रेवेन्यू से चार्ज करके खर्चा दिखा दिया। गलत खर्चा माइनस किया कि नहीं, इसलिए आपने उस खर्चे को जो माइनस कर दिया था दोबारा प्लस करके दिखाया। आपने 2014 की प्रॉफिट में, जो मैं यहां लास्ट में टोटल दिखाऊंगा 2014 का प्रॉफिट कितना आएगा। अब वो तो एसेट हुआ, एसेट हुआ तो उस पर डेप भी लगना चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है भाई कि 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से उस पर डेप लगेगा। ठीक है, क्या 2014 में डेप लगाएं? नहीं लगा सकते, क्योंकि 2014 में तो मार्च 31 की घटना है वो, मतलब वो तो साल एंड हो गया। 1 अप्रैल 2015 से नया साल हो चालू हो गया यार, तो यानी 2015 एंड होगा तब तो डेप लगेगा उस पर। तो पूरे साल का अगर 2015 मार्च 31 को डेप लगाता हूं तो वो आएगा 1200 रुपए, क्योंकि 10% के हिसाब से है। 1200 रुपए का डेप मैं यहां पे लिखूंगा। अब आप एक बात बताओ, यहां पे मैं 1200 रुपए को प्लस करूं या माइनस करूं? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक एसेट है और उस पर डेप लगना चाहिए था तो डेप लगा दो भैया। इसलिए हमने इसको यहां पे ब्रैकेट में डाल दिया 1200 रुपए को, ये दिखाते हुए कि ये डेप चार्ज हो रहा है अगले साल। इस साल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साल के एंड में कांड हुए ना भाई। तो साल के एंड में आखिरी दिन जब वो चीज ही एक दिन की थी, तो एक दिन का डेप थोड़ा ना लगाओगे, पूरे साल भर का लगाओगे। तो यहां से यहां तक 1 साल हो गया, लगा दिया अपन ने 1200 रुपए का डेप। पहला वाला अपना एडजस्टमेंट पूरा खत्म। दूसरा देख लो, अब उनने बोला सेकंड एडजस्टमेंट में कि 31 मार्च 2013 को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू कर दिया गया 4,800 रुपए से। मुझे नहीं पता आपको क्लोजिंग स्टॉक का फंडा समझ में आता है कि नहीं, लेकिन अपन ठहरे ठेठ देहाती इंसान, अपन के सामने जैसे ही कोई क्लोजिंग स्टॉक बोलता है ना, अपने सामने ट्रेडिंग एंड पीएनएल का नंगा नाच चालू हो जाता है। हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये घड़ा देखा है हमने। क्रेडिट साइड पे बैठा रहता था, सेल्स के जस्ट नीचे। अब एक बात बताओ, अगर क्रेडिट साइड पे सेल्स के जस्ट नीचे ये क्लोजिंग स्टॉक बैठा रहता था तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी होती थी भाई। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके प्रॉफिट निकालते थे। अब अगर ये क्रेडिट साइड बैठा रहा होगा और ये ज्यादा बैठा रहा होगा 4,800 से, तो इसने तो प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा यार। मेरा दिमाग खराब हो गया सोच के यार कि इसने प्रॉफिट को तो बढ़ाया होगा यार। तो मैं क्या करूंगा अब इसको, जिस साल में इसने ऐसा किया है ना, 4,800 से प्रॉफिट बढ़ाया है, उस साल में मैं 4,800 से प्रॉफिट कम करूंगा, क्योंकि इसने प्रॉफिट को बढ़ाया है, गलत काम किया है। इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। माइनस क्यों करना पड़ेगा? मैंने पूरी कहानी बता दी है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में कैसे वो दिख रहा होगा। आप उसी के इमेजिनेशन के हिसाब से, क्योंकि वो प्रॉफिट को बढ़ा के बैठा है, अब उसको कम करवाते हैं। चलो, लेकिन एक चीज, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, फिर ट्रेडिंग का नंगा नाच चालू हो गया। मैंने सोचा यार, ट्रेडिंग में अगर अगले साल पहुंचा होगा ओपनिंग स्टॉक की तरह, अगले साल रहा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक तो यार डेबिट साइड पे होता है ट्रेडिंग के, और डेबिट साइड पे जो भी चीजें होती हैं वो खर्चे होते हैं यार। अब यार खर्चे अगर होते हैं तो खर्चा तो इसने बढ़ा दिया होगा, डेबिट साइड पे लिया होगा ना अगले साल में जाके ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के। तो यार जब खर्चा बढ़ गया तो बिना बात के खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हमने तो वो क्लोजिंग स्टॉक अनजाने में बढ़ा दिया था। इससे अगले साल का खर्चा बन गया। जैसे पिछले साल की इनकम बन गई थी ना भाई ज्यादा, ऐसी अगले साल का खर्चा बन गया ज्यादा। खर्चा ज्यादा माइनस हो गया होगा अगले साल,
मतलब 2014 में खर्चा ज्यादा माइनस हो गया 4800 से, गलत हो गया ना कि नहीं हो गया? इसलिए खर्चे को कर दो अब कम। कम करने के लिए क्या करोगे आप? 4800 प्रॉफिट में और जोड़ दो, क्योंकि खर्चा माइनस होके ही तो ये बेचारा प्रॉफिट 40,000 बचा होगा, कम बचा होगा। तो ये जो 4800 ज्यादा माइनस कर दिया था ना इस साल ओपनिंग स्टॉक के नाम से, वो इसमें प्लस कर दो। कुछ नहीं करना। इस साल माइनस क्यों किया? क्योंकि इस साल में इनकम बढ़ा रहा था। अगले साल में प्लस क्यों किया? क्योंकि अगले साल का खर्चा बढ़ा रहा था। देख रहे हो 2 साल में कैसा नंगा नाच कर लिया? क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल दिमाग में घुसा हुआ था, तो हमने इमेजिन करके देख लिया भाई ऐसा हो रहा है, और हमने करके दिखा दिया। हम जीनियस कहलाए इस बात पे, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तीसरा एडजस्टमेंट भी देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमने हर साल में से 9,600 रुपए माइनस करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब सर कहाँ कहा है 9,600 हर साल के में से माइनस करना है? कहाँ ये कहा है कि किस साल के में से माइनस करना है? जब कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई हर साल में से माइनस होना होगा। हम हर साल में से माइनस करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। जितने भी साल का एवरेज लेना है हमें, वेटेड एवरेज, उसके हिसाब से हमने हर साल से माइनस कर देना है। हमारा आंसर उसके बाद प्रॉफिट्स का आने ही लगेगा लाइन से। यहां पे हमारे पास आ गए हमारे फाइनल फिगर्स। हमें अब कुछ नहीं करना, इनको इनके वेट्स के हिसाब से दिखाना है और आंसर निकालना है। आप इसको नोट डाउन करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। करते हैं उसके बाद आंसर भी निकाल लेते हैं, क्यों बिना बात के डिले करें। आप लिखो, मैं आता हूं। फाइनली हमने क्या किया, हमने सारे ईयर्स को उतारा। हमने जो कैलकुलेट किए थे नॉर्मल प्रॉफिट्स वो हमने लिख दिए एज इट इज, या एडजस्टमेंट्स के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं वो हमने लिख दिए। वेट्स क्वेश्चन में गिवन थे ईयर वाइज, 2012 के लिए 1, 2013 के लिए 2, 2014 के लिए 3, 2015 के लिए 4, हमने वो भी लिख दिया। फाइनली वेट्स का टोटल आया 10, प्लस कर दो इनको, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन हुआ 30,800 मल्टीप्लाइड बाय 1, 30,800। यहां पर इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करते चले गए। 35,200 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7,400। आप सारी चीजें जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये फिगर्स आपके पास होंगे। आप इसको लिख दोगे 4,39,600। ये आपकी वैल्यू आ गई। आपने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, वही 4,39,600 जो वैल्यू आई थी, डिवाइडेड बाय आपने कर दिया 10, जो वेट्स आपके थे 43,960 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ। फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में ध्यान से देखो दिए हुए हैं 2 साल के। फिर परचेज ईयर क्वेश्चन में देखो दिए हुए हैं ध्यान से 3 साल के परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किया, 1,31,880 आंसर आ गया। डिफिकल्टी यहां पे नहीं थी, डिफिकल्टी इससे पहले जो चार्ट बनाया था उसमें थी। क्या बाबा जी वही बनाना है चार्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपने हिसाब से भी चार्ट बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जिस तरह से भी प्रेजेंटेशन करो टॉप नॉच होनी चाहिए। उसके मार्क्स नहीं है, इसके मार्क्स हैं। उसको अगर आप वर्किंग नोट में, रफ वर्क में भी अपने हिसाब से भी दिखा दोगे तो बात चलेगी। बस ये है एडजस्टमेंट करके दिखाना है। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही दिखाना है, आपके ऊपर है। बस बी क्लेवर, तरीके से दिखाओ, नीट एंड क्लीन दिखाओ। लिखो इसको, अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग सुपर प्रॉफिट को तोड़ना चालू करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे सुपर प्रॉफिट के। तो यार नाम से बड़ा अच्छा लगता है। एक हो गए सुपरमैन भाई साहब, दूसरे हो गए सुपर प्रॉफिट भाई साहब, दोनों ही समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए चालू करते हैं विथ ऑल द सुपर प्रॉफिट मेथड्स। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं आपको ये मीनिंग समझाऊंगा इसके अंदर कि सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट क्यों बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो ये रहा आपके सामने। तो भाई 2 कहानियां सामने आ सकती हैं अगर आप बिजनेस की अर्निंग की बात करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के तौर पे अगर आपको याद रखवाना चाहूंगा तो पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई पहला तरीका, और वो पहला तरीका है कि आपके घर वालों को आपके मार्क्स की कितनी उम्मीदें हैं और आपको कितनी उम्मीदें हैं खुद से। सो एक तो हो गई घर वालों की उम्मीदें, दूसरी हो गई आपकी खुद की उम्मीदें। सही बोल रहे हैं हम? ऐसे ही बिजनेस भी अपने आप को देखता है। पहली चीज बिजनेस ये देखता है कि वो खुद से एट एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और दूसरा मार्केट में उस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस ये सोच के चल रहा है हमें एट एन एवरेज 54,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा बिजनेस हमारा है तो हमें लगता है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। उसके बाद पार्टनर्स को जो टोटल रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो है 9,000 रुपए। तो मतलब पार्टनर्स की जेब में जो पैसा बचेगा वो बचेगा भाई 45,000, यानी पार्टनर्स के पास फाइनल पैसा आना चाहिए 45,000 का। अब यहां पे दुविधा क्या हो गई? उन्होंने बोला, ध्यान से देखिएगा भाई, उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए की कैपिटल जो लगाई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 10% का तो कम से कम मिलना चाहिए यार।
मतलब ऐसा मार्केट ट्रेंड कहता है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में एंटर होते हो तो कम से कम आप 10% का तो प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। आपने निकाल कर देखा भाई, अच्छा हम एट एन एवरेज मार्केट से जो कमाएंगे वो 30,000 कमाएंगे, हमने जो उम्मीदें लगाई हैं उस हिसाब से तो हम ज्यादा पे हैं। मतलब आप इस बिजनेस में एट एन एवरेज रेट 45 कमा रहे हो आफ्टर पेइंग रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, और इस मार्केट में जो एक एटलीस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से 10% का जो रिटर्न मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपका पैसा बनता है 30,000। अब एक बात बताओ, अगर आप 45,000 कमा रहे हो और मार्केट से आपको कमाने को मिलना चाहिए सिर्फ 30,000 रुपए, तो आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हो भाई? मतलब दो कंपनी है भाई, एक शायोमी है एक एप्पल है, दोनों ही मोबाइल फोन बेचती है। शायोमी तो $1 ट्रिलियन कंपनी नहीं है, लेकिन एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो एप्पल में ऐसा क्या है जो शायोमी में नहीं है? एप्पल की गुडविल। दैट इज हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड। यहां पे भी यही किया गया। 45 और 30,000 है। फिर से बोल देता हूं आखिरी बार, 45,000 आपके बिजनेस का एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट है, और अगर इसी मार्केट में कोई और कंपनी काम करे, कोई और पार्टनरशिप फर्म करे, कोई और पार्टनरशिप फर्म काम करे, कोई और बिजनेस काम करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर ले, उसको एट एन एवरेज 10% का रिटर्न मिलेगा। तो 3 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय करके 10% के रिटर्न के हिसाब से उसकी जेब में आना चाहिए 30, लेकिन आ कितना रहा है आफ्टर रेम्यूनरेशन 40। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट हुआ भाई वो हुआ 15,000 रुपए का। अब आपको क्या करना है, गुडविल के परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। गुडविल का परचेज ईयर दिया हुआ है 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया भाई 30,000 रुपीज का आपका गुडविल। अब आपको भी मालूम है भाई ये जो गुडविल का 30,000 आया है ये गुडविल ऑफ द फर्म है, और क्यों आया है, परचेज ईयर से क्यों मल्टीप्लाई होता है, अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। अपन ने इतना डिटेल में डिस्कशन किया है कि आपको दुविधा होनी नहीं चाहिए। नोट करिए, मैं आता हूं। कॉमर्स बाबा तब तक एक कम्युनिटी जैसे डेवलप नहीं हो सकता है जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, और इसीलिए मैंने जब बोला कि कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि यार आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो वो जरूरी था। पता है 20 डेज प्लेज हम भी चाहते तो हम रिकॉर्ड करके रख देते और यहां पे वीडियोस चलते रहते, लेकिन तब मजा नहीं आता इंटरेक्शन का। ठीक है, मेहनत थोड़ी ज्यादा लग रही है, चलता है, एक दिन में 4 वीडियो डालना है, करेंगे, कैसे भी करेंगे, मर मर के लेकिन करेंगे। लेकिन जब कमेंट बॉक्स में मैंने फीडबैक का बोला तो मुझे फीडबैक मिले, और एक बच्चे ने, ठीक है उसको पता नहीं था, उसने लेकिन लिखा कि सर वो जो स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाला अभी तक अपन ने गुडविल में नहीं किया है, और हम हर फीडबैक को बहुत सेंसिबली लेते हैं, ऐसा नहीं लेते कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। सो ठीक है, वो फीडबैक लिया, और यार अगर आप बैठ के देख रहे हो भाई जिसने ये कमेंट किया था कि आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का गुडविल का ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, ये बात जनहित में जारी है कि आपको पता होना चाहिए कि गुडविल के अंदर लॉजिक लगता है, फॉर्मूला नहीं। जैसे मैं पहले भी बोलते आ रहा था आपसे, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न कर रहा है वो 80,000 का है। ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, लेकिन पता है दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जब इन्होंने ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब उनका स्टॉक अंडर वैल्यूड था। बहुत बड़ी दुविधा। अब फिर से मैं अपना ऐसा माइंड ऐसा पकड़ूंगा और मैं अनंत काल तक चला जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करते हुए। ट्रेडिंग अकाउंट को जब मैंने इमेजिन किया तो मुझे पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक फॉल होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब यार क्रेडिट साइड पे अगर क्लोजिंग स्टॉक आता है तो वो तो प्रॉफिट को बढ़ाता है, और अगर प्रॉफिट को बढ़ाएगा और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हुआ था तो प्रॉफिट भी कम निकल के आया है। हमने कुछ नहीं किया, जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था उस 8,000 से जो प्रॉफिट कम हो रहा था हमने ऐड करके पता कर लिया कि जो बिजनेस है वो एवरेज प्रॉफिट अराउंड 88,000 अर्न कर रहा है। भाई कोई बड़ी बात नहीं है। अब हुआ क्या, मैं फिर से सोचने बैठा, मैं कहा चलो ठीक है भाई, बाल खराब हो रहे हैं बिना बात के। हाँ भाई, तो चलो ठीक है भाई, 88,000 का हुआ, अब क्या करें? अब उनने बोला इस सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में अगर आप 8 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हो तो उस पे आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब टोटलिटी में देखा जाए तो आपको 64,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मली मतलब अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो नॉर्मली इतना अर्न करेगा। ठीक है भाई, आप अर्न कर रहे हो 88, नॉर्मली बिजनेस में अर्न होना चाहिए 64। फायदे में हो कि नहीं हो? काहे का फायदा हुआ? फिर चलो निकाल लेते हैं भाई फायदा कैसा हुआ। तो यार यहां पे अगर हमने देखा तो सुपर प्रॉफिट अगर हमें निकालने को बोले, यानी हम जो एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम तो 88 कमा रहे हैं ना भाई, तो हमने 88,000 में से मतलब जो बड़ा है माइनस जो छोटा है वाली चीज 64,000 माइनस कर दिया, तो हमें पता चला कि यार हमारा जो सुपर प्रॉफिट है
वो तो 24,000 है यार, हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो फिर हमने सोचना चालू किया यार ये हमारी गुडविल का पैसा है, और गुडविल का पैसा है तो गुडविल कैसे निकालना है भाई, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके, मतलब हमारे पास कितने साल का हेड स्टार्ट है वो देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 7 साल का हेड स्टार्ट है, यानी इंटू 7 करोगे तब आपका आंसर आएगा भाई। मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हो कि मैं लिखूं, मैं ही लिखूं, चलो ठीक है भाई, लिख देते हैं 1,68,000 रुपीज, ये आपकी गुडविल का पैसा है। क्वेश्चन में कोई ऐसा दम नहीं था, और ना ही मैंने यहां पे कोई फॉर्मूले का ढिंडोरा पीटा है, मैंने तो बस लॉजिक से बताया है। आपको फॉर्मूले से याद करना है, फॉर्मूले से लिख लो। बाबा जी क्या फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं? नहीं, काय के मार्क्स? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर के मार्क होंगे। आप उसमें उस चीज को कोई भी एवरेज प्रॉफिट लिख दो, नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो, आप मतलब मेंशनिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिखो, लेकिन क्या वो फॉर्मूला लिखने ना लिखने से आपके मार्क कटेंगे? नहीं, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक लेजर नहीं है जिसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना जरूरी है। वो एक चीज है, एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमने अपने हिसाब से बना ली है। हाँ, अगर लेजर होता तो मैं बोलता मैंडेटरीली करो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं। तो ऐसा नहीं भी करोगे, सिंपली भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिल्कुल प्रॉपरली, प्रॉपर फॉर्मेट के, मतलब एकदम तरीके से सजा सजा के आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये उतारिए, अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। और अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या हो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, तो आप समझ जाएंगे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो वो प्रॉफिट को भी बढ़ाकर दिखा रहा है, इन्फ्लेट करके दिखा रहा है, तो आप कुछ नहीं करोगे। जैसे मैंने यहां पे अंडर वैल्यूएशन को ऐड किया था, आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना, सिंपली क्वेश्चन वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब इसके लिए अलग से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसलिए आप प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसको ऐड अप कर दो। ओवर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट बिना बात के बढ़ा के बताया गया है, तो आप ओवर वैल्यूएशन वाले क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो ताकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो यार ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है आपके ओवरऑल माइंडसेट को, लेकिन अगेन अगर आपके माइंड में चीजें क्लियर हैं कंसेप्चुअली तो आपको बड़े आराम से बनेगा। मतलब आपको सोचना भी नहीं है कि इतना डिटेल में जाके बोलें या फिर ना बोलें, या करें या फिर ना करें। देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड हो सकता है वो मैं आपको सिखाता हूं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के इंक्लूडिंग कैश। हाँ तो क्या करें, कैश इंक्लूड है तो क्या करें? वो अलग से कंफ्यूज करने के लिए देते कि कैश 5,000 इंक्लूडेड है, होने दो, हमें क्या करना, पूरा एसेट कितना है 3 लाख, हमें तो एसेट्स में से क्या निकालना है, कैपिटल। तो कैसे होता है वो देखो, आपके जो टोटल एसेट्स होते हैं वो कैसे आएंगे, टोटल एसेट्स बनते हैं जो कैपिटल है प्लस उसमें जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ऐड होके आपके टोटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स आपके हैं भाई 3 लाख, कैपिटल है आपकी 2 लाख। ठीक है, अब जो रिजर्व्स होते हैं, मैं ध्यान से बता दूं कि रिजर्व्स भी आपका पार्ट बनाते हैं कैपिटल का ही। ऑल्दो हाँ, अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट से जाओ तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं अभी आपको एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्टनरशिप बता के चलूं तो जो रिजर्व्स होते हैं वो कैपिटल का पार्ट ही होते हैं। तो उन्होंने बोला यार कि कैपिटल पार्टनर्स की 2 लाख क्वेश्चन में दी हुई है और बाकी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं यार रिजर्व्स, मतलब देयर इज जीरो करंट लायबिलिटी, यानी जो टोटल एसेट्स है वो पूरे कैपिटल के बराबर ही है। यानी हमारी कैपिटल पार्टनरशिप के अंदर 3 लाख है अगर रिजर्व्स को इंक्लूड करके देख लें तो। ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे दिक्कत कहां आई कि वो बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकालो। ठीक है, हमने जो 2 क्वेश्चन किए अभी तक उसमें हमें मालूम है कि यार गुडविल जो आती है ना वो सुपर प्रॉफिट इनटू जो हमारा परचेज ईयर होता है उससे मल्टीप्लाई करके आती थी। अब ये मैं आपको लॉजिक से सिखा चुका हूं, तो ये मत बोलना कि यार ये बाबा जी तो फॉर्मूला हो गया। अगर तुम्हारा लॉजिक बन चुका है तो तुम्हें हर एक चीज का रीजन मालूम है कि ये चीज क्यों आती है। गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है और वो गुडविल है 2 लाख। ठीक है यार, हमने 2 लाख गुडविल लिखी, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमने नहीं लिखा, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो लास्ट लाइन में कि वो जो गुडविल है 2 लाख की वो 4 ईयर परचेज ईयर्स की है, मतलब 4 परचेज ईयर की है, तो हमने इंटू 4 कर दिया भाई। तो हमें इससे पता चला कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है, आपको डिवीजन करना तो आता ही होगा भाई, तो सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 है। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई कि सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 50,000 का। अब हमें क्या करना है, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले आप ये लिखो मेरे को यहीं पे पॉज करके, ताकि मैं आगे की कहानी भी आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, पॉज, आगे। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट 50,000 आ चुका था जैसे कि अपन ने किया। अब यार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल 3 लाख है, रिजर्व्स इंक्लूड करके कैपिटल देखी जाती है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में 30,000 का है। तो यार नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे आएगा, आपका 3 लाख का 10%, यानी आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 30,000। अब मेरे ख्याल से एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट है आप उसमें से
एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हो भाई, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, मैं वापस से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने फॉर्मूले के तरीके से सिखाया नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है माइनस इस बिजनेस में जो भी उसका नॉर्मल प्रॉफिट मिला करता है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। सुपर प्रॉफिट निकल के आया था भाई 50,000। एवरेज प्रॉफिट हमें घना पता नहीं है कि कितना है भाई, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हम निकाल चुके हैं कि 30,000 है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया, कुछ नहीं, इसको यहां ले आओ। तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 30,000 प्लस 50,000 रुपीज 80,000। ये आपका आंसर है। मतलब लॉजिक से काम करोगे तो कभी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कब, जब आपको लॉजिक्स आते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म, समझ में आ गया होगा अगर आपने लॉजिक से काम किया है तो अब आ जाते हैं हमारी बूटी #4 पे। यहां पर हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब काफी बच्चे घबराते हैं कि कैपिटलाइजेशन का मतलब कुछ बहुत ही यूनिक या फिर कुछ बहुत ही अजीब, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, क्वेश्चन ही बड़ा बेसिक रहेगा। आपको फिर से अगेन मैं बोलूंगा कि लॉजिक की काम है। बाबा जी लॉजिक की पैरवी करते रहते हैं यार, क्या मतलब है बाबा जी। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारी बूटी #4 में। तो चलो भाई देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। उन्होंने बोला जे और के 2 लोग हैं भाई, ठीक है। एक की कैपिटल 3 लाख है और भाई दूसरे वाले की कैपिटल 2 लाख है। अब अगर दोनों का मैं टोटलिटी में देखूं यार तो इनकी कैपिटल कुल मिला के बनती है 5 लाख रुपए, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। अब इसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% का, ठीक है। अगर मैं 5 लाख का 20% निकालता हूं तो 1 लाख रुपए आता है। बट दिक्कत क्या हो गई, यहां पर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट ही दिया हुआ है भाई। प्रॉफिट 1 लाख का नहीं हो रहा है यहां पे। जो प्रॉफिट हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख का हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, कैपिटल 5 लाख लगा रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख कमाना चाहिए आपको, बट आप कमा रहे हो 1.5 लाख रुपए। तो एक चीज पहले तो दिमाग में बांध लो, जहां लिखा आ जाए कैपिटलाइजेशन मेथड वहां आंसर निकलेगा कैपिटल से। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब आंसर निकलेगा कैपिटल से, ठीक है। मैं निकाल देता हूं कैपिटल से आंसर, जैसे वो लोग बोल रहे हैं उनका बोलना है। मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने देखा कि 1 लाख मिलना चाहिए था, प्रॉफिट कमा के बैठा हूं 1.5 लाख। तो मेरे दिमाग में चलने लगा यार ऐसा क्या कर रहा हूं मैं जो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मुझे देखना चाहिए। मैंने क्या किया, 1.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट कमा रहा था इनटू जो रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया, ये देखने के लिए कि अगर कैपिटल निकालनी हो ये 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए तो वो कैपिटल कितनी आती है। जब मैंने करना चालू किया तो पता चला यार कैपिटल 7.5 लाख रुपए की चाहिए, और मैं वही चमत्कार इसी मार्केट में बैठे बैठे 5 लाख रुपए में करके दिखा रहा हूं। मैं 5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, जबकि वो 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए इस परसेंटेज के हिसाब से 7.5 लाख रुपए आपको एज अ कैपिटल चाहिए। मेरा फिर से दिमाग घूम गया। मैंने कहा वाह बेटा, मैं सस्ते में काम कर रहा हूं, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा हूं। तब मेरा दोबारा दिमाग घूमा, मैंने कहा यार ये मैं क्यों कमा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 7.5 लाख रुपए की कैपिटल जो लोगों को चाहिए आज के टाइम पे, मैंने उसमें से अपनी कैपिटल माइनस करके देखी और सबको पुट्ठे ठोक के बोला मैंने कि भाई ये जो 2.5 लाख रुपए मेरे को नहीं लगाने पड़े ना, ये मार्केट में मेरी गुडविल का नतीजा है। इसलिए तो मैं 5 लाख में वो चमत्कार करके दिखा रहा हूं जो बाकी तुम सबको 7.5 लाख के लिए चाहिए। यही तो होता है, यही गुडविल होती है। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला बेटा ये फॉर्मूला लगाने से यही आंसर आता है। नहीं, मैं जो भी बात करते गया वो तुमसे लॉजिकली एक स्टोरी वाइज करते गया, और यही होता है अकाउंटेंसी। लॉजिक से काम करो, इमेजिनेशन से काम करो, ना कि फॉर्मूले से काम करो। अभी एक चीज बची हुई है और वो ये है कि सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन नहीं बोला, सिंपली बोला है कि सुपर प्रॉफिट से आंसर निकालो। तो निकालना चालू करते हैं भाई। आंसर कैसे निकलेगा, 1.5 लाख रुपए का हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में अगर इस रेट ऑफ बिजनेस में देखा जाए, एक्चुअल में अगर इस तरह के बिजनेस में देखा जाए भाई, तो 5 लाख के हिसाब से 20% बनता है 5 लाख की कैपिटल के हिसाब से। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 लाख, ठीक है भाई। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया यानी एवरेज प्रॉफिट अर्न जो किया, माइनस कर दो उससे जो आप नॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेस में कमा सकते थे, लेकिन आप तो ज्यादा कमा रहे हो, तो आपका सुपर प्रॉफिट आया 50,000 रुपए। आपकी गुडविल आती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इयर्स परचेज से निकालना। मैंने क्या किया, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, तो मेरी गुडविल जो आई भाई वो 1 लाख रुपए आई। क्या बाबा जी हर बार आंसर डिफरेंट आएगा? बिल्कुल डिफरेंट आएगा। देख रहे हो ना, सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर अलग है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर अलग है।
आंसर अलग आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो क्वेश्चन करना सीखो। ये हो गया। लेकिन बाबा जी अभी तो आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताया ही नहीं यार। तो ठीक है, उसके लिए हमारी बूटी नंबर 5 में बढ़ते हैं, जल्दी से निपटाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और चैप्टर को खत्म करते हैं। बूटी #5। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपके एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपए के हैं और साथ साथ में जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो मेरे ख्याल से 1,80,000 की दी हुई है यार। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मैंने ये भी लिख दी भाई यहां पर। अब याद रखना, अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो फॉर्मूला जो बनता है, अब मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, अगेन अगर आपको लॉजिक और बैलेंस शीट मालूम है तो आपको ये मालूम होगा कि अगर मैं एसेट्स में से पूरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो बचती है वो कैपिटल प्लस रिजर्व बचता है। और ये जो कैपिटल और रिजर्व होता है ये टोटलिटी में बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। अगर इसी को मैं पुट करता हूं, यानी 10 लाख में से 1,80,000 की एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करता हूं तो मेरे पास बिजनेस की कैपिटल जो बचेगी वो बचेगी यार 8,20,000 रुपए। ठीक है, मुझे कोई इशू भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ी कर रहा है। पता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस की बात करें तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% का है। ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मैं 10% 8,20,000 का निकालता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 82,000 का प्रॉफिट। बट क्वेश्चन ही खुद कह रहा है कि भाई आपने तो 1,00,000 रुपए कमा के रखे। मेरा फिर दिमाग घूम गया, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो। अगर मैं ऐसे देखूं तो 8,20,000 का 10%, मतलब मेरी कैपिटल के हिसाब से देखूं तो 10% के हिसाब से मुझे कमाना चाहिए 82,000 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि मैंने प्रॉफिट जो एट एन एवरेज रेट कमाया वो 1,00,000 रुपए है। मैं कंफ्यूज्ड, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया। मैं फिर स्क्रूटनी करने बैठा, मैंने कहा चलो देखते तो हैं ये जो 1,00,000 का प्रॉफिट है इस रिटर्न के हिसाब से, रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। जब मैंने किया तो मुझे पता चला बाबा रे इसके लिए तो टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वही चमत्कार मैं 8,20,000 में करके दिखा रहा हूं। मतलब ऐसा कैसे? तो इसका मतलब हुआ कि जो मैं बाकी फ्री फोकट का कमा रहा हूं ना, आगे का एक्सेस 18,000 रुपए, मुझे पता चला कि यार वो तो मैं अपनी गुडविल का ही कमा रहा हूंगा। लोगों को 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने चमत्कार किया 8,20,000 में। मतलब ये जो 1,80,000 है ये मैं अपनी गुडविल का कमा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम है मार्केट में, इसलिए मैं कमा रहा हूं। ये आ गया 1,80,000, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का है। ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कैपिटल से आंसर आना है। मैंने निकाल के कैपिटल से आंसर निकाल दिया। 10 लाख की कैपिटल लोगों को चाहिए, मेरी कैपिटल 8,20,000 है, तो बाकी बचा हुआ मेरा गुडविल है भाई। ये रहा आंसर। अब दूसरा भी बोला उनने, और वो क्या था? 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मुझे कैसे पता चलेगा सुपर प्रॉफिट कहां कैसे क्या है? कर लेते हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिया? नहीं किया तो पॉज कर दो और बिल्कुल नोट डाउन करो। हो गया? हाँ हाँ, पॉज नहीं, चलो करते हैं। अब यार सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये बिजनेस एक्चुअल में कैसा अर्न करे। तो हमने कैपिटल अभी निकाली थी 8,20,000 की। अगर मैं उसको क्या करता हूं सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, अभी तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूं, तो एक्चुअल में प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 82,000 का। हमने इतना अर्न किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 82,000 होना चाहिए था। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? आपका 1,00,000 में से 82,000 जाएगा, जब तो बचेगा 18,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल का आपको मालूम ही है भाई कैसे आता है गुडविल। इनटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि दिया हुआ है 3, तो गुडविल आपका जो आ गया भाई वो आ गया 54,000। अगेन देखोगे आप आंसर डिफरेंट है जो इससे पहले वाले से आया था, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइजेशन का अलग आंसर है, इसका अलग आंसर है। हो गया, यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है भाई, खत्म, आपने कर लिया। इससे ज्यादा कुछ इस चैप्टर से आएगा ही नहीं। फाइनली ये जो चैप्टर था काफी इंजॉय किया इसको करने में, काफी मजा भी आया करने में। आपको भी ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट होता है। इस बार का 20 डेज प्लेज जैसे बोला था कि इट इज नाउ गोइंग टू बी बिगर, मच बिगर। और लॉजिक सिर्फ ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए जब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो। तो आई होप आपको मजा आया ये चैप्टर करने में। कल फिर सुबह मिलेंगे 8 बजे। अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना, उपस्थिति दर्ज कराना मत भूलना। 20 डेज प्लेज इज ऑन एंड आपकी पढ़ाई हमारे हाथों में है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से।